CIPS DU के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है जी। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडी दिल्ली विश्वविद्यालय पार्टीशन सर्वाइवर की इस लड़ी के तहत आज हम पहुंचे हैं ईस्ट शालीमार बाग श्री दयानंद बबलानी जी से मुलाकात करने के लिए। इनकी आयु 87 वर्ष है। ये पार्टीशन के समय, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय 8-9 साल के थे। इनको सब कुछ, इनका कहना है कि ये सब कुछ उनको भली बात याद है। ये उस पार्टीशन के चश्मदीद गवाह हैं। ये बंटवारा, जब हम साधारण अर्थों में इसे समझने की कोशिश करते हैं तो बंटवारा दो चीज़ों का होता है। दो लोगों के बीच भी हो सकता है, कई लोगों के बीच भी हो सकता है। बंटवारा आज भी हो रहा है, जैसे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, देशों में भी हो रहा है। लेकिन ये जो 1947 का बंटवारा है, ये पार्टीशन है, ये महज एक बंटवारा नहीं था। ये बंटवारा जबरी विस्थापन था, एक उजाड़ा था, जिसमें लोगों को जबरी उनके घर से उजाड़ा गया, उनको विस्थापित किया गया, जिसके बारे में वो पहले से कभी जानू नहीं थे। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। जहाँ जो थोड़ा बहुत जानते भी थे तो इतनी जल्दी अपने ही घर बार को, अपनी जन्मभूमि को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने दोस्त मित्रों को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने भूगोल को, अपने सब कुछ को छोड़ के ऐसे जाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में हम, जैसे पदार्थ है, मटीरियलिज्म संसार है, उसमें जो चीज़ बंटवारे में किसी के पास चली गई, किसी के पास नहीं आई, तो उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन जो रिश्ते हैं, जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी भूमि, जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हो सकी, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं श्री दयानंद बबलानी जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से कि वो आज अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ये स्ट्रगल के बारे में, वो कैसे बिल्ड हुए, उन्होंने इस देश में कैसे अपना योगदान दिया। बहुत कुछ है उनके पास हमें बताने के लिए। तो चले अब हम इस इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। हाँ जी सर। हरी हो, माय सबसे प्लेजर टू सी यू। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि जब अनडिवाइडेड, मतलब पाकिस्तान नहीं बना था, उस पाकिस्तान में आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, वो कौन सा प्लेस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा शहर है, उसके बारे में हमें बताएं। ऐसा है, मेरा जन्म वास्तव में तो कोकरनाग श्रीनगर में हुआ था, लेकिन ये शब्द जो है मेरी माँ ने मुझे बताए थे जी। लेकिन मेरी दादी जो थी, उनका मैं सबसे पहला पुत्र था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो छठी मुल्तान में मनाऊंगी। तो मेरी छठी जो है मुल्तान में मनाई गई और मैं 1939 12 जून 1939 में लगभग 8:15 साढ़े 8 के करीब टाइम था शाम का, एज पर माई मदर से उन्होंने जो मुझे बताया, मेरा जन्म हुआ था। तो छठी मेरी मुल्तान में मनाई गई। तो मैं उस वक़्त हरम गेट अंदरून चौक, जी। गली सुन्यारों वाली, अंधी खुई जगह का नाम था, वहाँ मेरा कोने वाला मकान था। सामने रेशम वाले रहते थे और इधर चंद्रभान सुन्यारे वाला जो था उनका निवास था। उन्हीं के नाम से ये गली ज़्यादातर अंधी खुई के नाम से भी मशहूर थी। मेरा परिवार सारा वहीं रहता था। मेरे पिताजी के तीनों भाई, यानी पिताजी सहित उनका पूरा परिवार एक इकट्ठे ही रहते थे, सब हम लोग। तो हमारा जो हरम दरवाजे के बाहर कबीरपंथी गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने हमारा कारखाना सा मिल थी, जी जी। विद द नेम ऑफ जहांगीर राम चंद्रभान टिम्बर मर्चेंट। हमारे 4 फादर जितने भी थे वो सब टिम्बर से रिलेटेड थे। तो हम लोग टिम्बर लीज पे लेकर के जंगल काट के श्रीनगर से वाया जेलम मुल्तान लाते थे
मुल्तान से कोई 35 किलोमीटर की दूरी पे, जैसे इलाहाबाद में संगम है, ऐसे वहाँ भी 3 नदियों का संगम है। वो नदियाँ जो हैं झेलम, चनाब और रावी का मिलन होता है। वहाँ से वो झेलम के द्वारा जो माल हमारा आता था, लॉग्स आते थे, उसको बैल ठेले पे लाद के हम अपने कारखाने में ला करके उनको भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्लीपर पल्लू वगैरह बना करके वो ठेकेदारों को या जो भी वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको देते थे। तो हमारे तो फोर फादर सारे टिम्बर मर्चेंट ही थे। तो उस वक़्त जीवन में काफ़ी मेरे पिताजी स्ट्रगल करते थे। इत्तेफाक की बात है कि किसी तरह उनका ध्यान पलट गया पिताजी का, और वो जब आराम मशीन पे स्वयं बैठे थे तो उनका ये हाथ कट गया, बिल्कुल उंगलियां उतर गईं, सारा कुछ। उन्होंने फटाफट उस वक़्त वो उंगलियां उठा करके लगा करके उनके ताया जी थे रामा सुखदायक फार्मेसी वाले, उनके पास ले गए और वो डॉक्टर थे। उन्होंने सारा स्टिचिंग विचिंग करके उनकी उंगलियां जोड़ दी। उस वक़्त उन्होंने उनके हाथ में फिर उसी तरीके से धीरे धीरे 2-3 साल में ताकत आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए हैं। मेरे पिताजी बीच वाले थे। मेरे पिताजी के बड़े भाई श्री आत्म प्रकाश जी और पिताजी श्री चंद्रभान जी और उनके छोटे भाई श्री नंदलाल जी, ये हम तीनों परिवार इकट्ठे ही रहते थे सारे, जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिली में थे। और इसी तरीके से अब वो हमारे जो बड़े भाई थे ताया जी मेरे जी। उनके यहाँ फोड़ा निकल आया और वो सारा कैंसर फैल गया। तो पिताजी उनको इरविन हॉस्पिटल ले गए थे। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही नहीं, था। हाँ जी जी जी। तो इरविन ला करके उनके इलाज कराया था। तो उन्होंने बाजू काटना पड़ा। उनका बाजू काट करके उन्होंने स्टिचिंग करके कर कुरा के उनको पट्टी वट्टी बांध के, इन बिटवीन जो इस पार्टीशन से 1 महीना पहले ये वातावरण वहाँ बिगड़ना शुरू हो गया था हिंदू मुस्लिम का जी। वो मेरे को थोड़ा बहुत याद है। और वो लड़ाइयाँ या झगड़े जो थे कोई इतने गहन नहीं थे, क्योंकि आपस में हिंदू मुस्लिम में हमारा काफ़ी प्यार था। मेरे कारखाने में लगभग 6-7 मोहम्मदन काम करते थे और वो बड़ी सेवा करते थे हमारी। मैं उसका बता हम नहीं यहाँ सकता। पे आते हैं। मैं ये थोड़ा पीछे जाएं, अगर आप 8-9 साल के थे तो उससे पहले जो हिंदू मुसलमान सिख सबका आपस में कैसा भाईचारा? बहुत ही प्यारा वातावरण था, एक दूसरे के मतलब के सेवा करने वाले। जब मैं ये स्वयं बता रहा हूँ जी। कि 5-6 मोहम्मडन्स और 2 सरदार जी भी थे जो हमारे कारखाने में ये कार्य करते थे, सेवा करते थे हम लोगों को, समझे जी। और ये जो कारखाना था हमारा, ये कबीरपंथी गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने पाक दरवाज़ा और मुल्तान दरवाजे के सेंटर में एक होता है ना कि भाई जैसे मुल्तान के चारों तरफों आउटर रिंग रोड है, तो उस आउटर रिंग रोड को हमारी भाषा में अलंग कहते थे। तो हमारा कारखाना जो था वो कबीरपंथी गुरुद्वारे के सामने, साथ में एक नाला पड़ता था और अलंग पे जाने के लिए 15 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। उस जो सराउंडिंग रोड थी, इनर रिंग रोड जिसको बोलते हैं, और हमारी दुकान थी आउटर रिंग रोड पे, जो हरम दरवाज़ा और पाक दरवाजे के मध्य में। जैसे आप बता रहे हैं कि पार्टीशन से 1-1.5 महीना पहले ऐसे आपने थोड़े बहुत आपस में फसाद जो देखे हैं, तो तभी आपको ये पता था कि ये फसाद कैसे हैं और इसका कारण क्या है या क्या होने वाला है, ये कुछ था पता आपको? नहीं, इस या विषय पे कुछ आपने नहीं सुना था। हो कभी? इस विषय में कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग प्यार भाव से, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जो मोहम्मदन मेरे यहाँ काम करते थे उन्होंने जितनी हमारी सेवाएं की, जितना हमारा उन्होंने व्यवहार प्रकट किया हमारे ऊपर, क्योंकि पिताजी तो जैसे आ गए थे इरविन हॉस्पिटल, यहाँ आ गए थे, तो पीछे वो मेरे चाचा जी और उनके साथ मिल करके ये मोहम्मदन जितने भी सरदार जी जितने भी थे, ये सारा कार्य संभालते थे। कारखाना चलता रहता था, सारा कुछ चलता था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ वातावरण, शहरी वातावरण या कुछ जिसको कहते हैं कट्टरपंथियों का जी। जमावड़ा जो था, वो कुछ हालत को बिगाड़ रहे थे, ऐसा हाल महसूस हुआ मुझे। क्योंकि मैं तो अभी छोटा था, इतना मुझे उस वक्त वो समझ नहीं थी कि ये वातावरण क्यों बिगड़ रहा है। लेकिन कुछ जैसे पिताजी वहाँ से आ गए, आने के बाद एकदम से
मैंने चारों तरफों मुल्तान को जलते हुए देखा, जगह जगह आग लगी हुई पड़ी है, इतनी भयंकर आग। वो वातावरण देख के मैं तो दहल गया था उस वक्त। जैसे ये पार्टीशन की बात है, जो बंटवारे की बात है, जहाँ भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन रहे हैं, इसके बारे में आपको कब पता चला? जहाँ आपके घर वालों को, आपके भाई बहनों को, जब पिताजी को अब पता चला कि अब ये अलग मुल्क हो गया है, ये एक अलग देश हो गया है? जब मैं वहाँ से चला तो मुझे खास इस वक्त तो ये है कि हम यहाँ से माइग्रेट रोड के कहीं जा रहे हैं, बस इतना पता था उस वक्त। ये नहीं था कि ये हमें माइग्रेट ही टोटली हमेशा के लिए ही माइग्रेट हो जाएंगे। नहीं, ये शब्द आपने सुना था कि कोई पाकिस्तान नाम का देश जहाँ मुल्क बन रहा है, जहाँ बन गया है? इस अच्छा, विषय ऐसा में कुछ नहीं था। ऐसा मेरे ऐसा ही था भी कि आप माइग्रेट होके कहीं और जा रहे हैं, और जा रहे अब हैं। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। बने पड़े। तो हमारे पिताजी ने उस वक्त एक हवाई जहाज़ बुक कराया था, जिसमें और भी 10-12 फैमिलियाँ मुल्तान की थी जो हमारे जानकार थे। तो हम लोग बाई एयर वाया जोधपुर बॉम्बे पहुँचे थे। तो उस वक्त मेरी माता जी ने अपने घर में जो भी समेट सकते थे, अपने रिश्तेदारों का, अपना या अपने परिवार के जो भी गहने वगैरह जो थे, वो सारे उन्होंने अपने अंदर बांध रखे थे। तो जोधपुर आने पर तो हमारे कुछ जो बीच में बैठे थे उनको भी मीटिंग होने चालू हो गई और वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा हम जोधपुर ही उतर जाते हैं। तो इनको भी कहा गया, हमारी माता को, हमें कहा गया। चाचा जी मेरे साथ थे, मेरी चाची साथ थी और मेरी बड़ी बहन भी थी, मेरे चाचा की बड़ी बेटी, मुझसे 22 दिन बड़ी थी, वो भी साथ थी। उस वक्त मेरी चाची जी भी गर्भवती थी, मेरी माँ भी गर्भवती थी। तो इन्होंने कहा नहीं कि हम यहाँ नहीं उतरेंगे। कारण यह है कि मेरे पास जो भी है वो मेरे रिश्तेदार रहते हैं बम्बई में, मैंने उनके बेटा भी उनका मेरे साथ था, उनको वहाँ छोड़ना और उनका सामान उनको दे के फिर जहाँ आगे जो प्रोग्राम बने हम आ जाएंगे। यानी आपको वो पूरा याद है जब आए हैं वहाँ से, आपको मतलब देश का बंटवारा हुआ, आप बाई एयर आ गए। तो आपके पूरे जो बॉम्बे आ गए हम लोग। रिश्तेदार थे जहाँ, जो बाप के मतलब करीबी चाचा ताया जो आपके, है ना, वो भी सभी लोग सेफली आ गए हम लोग। तो हम लोग बॉम्बे सेंट्रल में एक धर्मशाला थी, वहाँ रुके थे और हमें अंदर तो कमरे नहीं मिले, लेकिन फर्श पे हमने अपने दरिया चादरें बिछा करके 1 हफ्ता 10 दिन लगभग हम वहाँ रुके। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए तो हमारे चाचा जी थे, ताया जी हमारे रामा सकते फार्म कमला नगर रहते थे। तो हम महीना सवा महीना इनके पास रहे। उस वक़्त भी नया नया कमला नगर बनना था, तो उनके भी गैराज में हम रहे। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि भाई रोहतक के पास कोई जगह हम लोगों को अलाट होने लगी है जी। तो ये पिताजी हमारे ये सारा तमगा उठा करके मालगाड़ी के बीच में बिठाया हमें और रोहतक ले गए। रोहतक में इनको स्टेशन पे ही पता लगा कि ये सब बकवास है। उसी रात नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वी विल कम अगेन टू दिल्ली। जी। फिर दिल्ली आकर के हम लोगों ने, पिताजी ने कोशिश करी कि भाई अपनी आराम मशीन की फैक्ट्री लगाई जाए जैसे मुल्तान में थी। तो यहाँ पहाड़गंज में यहाँ कच्छियों का, जो कच्छ के रहने वाले थे, उनकी साहब मिले, उनके मुकाबले में इन्होंने देखने के बावजूद इनको कुछ सेटअप नहीं बैठ पा रहा था। फिर ये सब सामान वगैरह ले करके इन्होंने मशीन भी, साहब मिल भी ख़रीद ली थी। ये साहब मिल समेत ट्रक में लोड करके आगरे चले गए। आगरे में हम लोग बस्ती में ठहरे। वहाँ राजा की मंडी जो पुराना स्टेशन था, उसके साथ एक जैन मंदिर स्कूल था, वहाँ मेरी एंट्री कराई गई। जैन वहाँ मुझे आ ई वगैरह सब, क्योंकि मैं 4 जमात उर्दू पढ़ के गुरुकुल से आया था। तो यहाँ आकर के मुझे हिंदी जो है सीखनी पड़ी और मुझे यहाँ दाखिल कराया गया। मेरी उम्र भी लगभग 11 महीने घटाई गई क्योंकि मेरे को एंट्री नहीं मिल रही थी। तो उस हिसाब पे हम जैन मंदिर स्कूल में आकर के पढ़ाई शुरू की। 2 साल आगरे में रहे हैं। हॉस्पिटल के बैक साइड में बस्ती जगह का नाम था। जैसे आप उधर से जब आए तो आपकी ओनली उधर बिजनेस था कि आपके पास कोई खेती के लिए ऐसी आपकी ज़मीन या जो भी? नहीं, हम लोग बोला ना साहब मिला, हाँ, मोस्टली ज़्यादा हम लोग टिम्बर मर्चेंट और साहब मिल पे ज़्यादा थे। तो हमारा बिजनेस पिताजी का साहब मिल ही डेवलप करने का भाव जो था। भी लोग पाकिस्तान से इधर आए तो हम सुनते हैं कि उनको उसके एवज में इधर आके वो उसी का मतलब ज़मीन की जगह ज़मीन दी गई। ऐसे आपको भी कुछ मिला जी? आप बिजनेस ये हमें उस वक़्त तो नहीं मिला। हाँ, 2 अक्टूबर 1953 को
पहाड़गंज में हमने जो दुकान सेटअप करी थी जी उसको 2 मई 1953 को आग लग गई थी। दिल्ली में सबसे भयंकर आग, सबसे पहली आग वो थी। तो उस वक्त पिताजी हमारे यमुनानगर गए हुए थे, ट्रक लोड करा के उसी रात को वापस आए, देखा तो दुकान जल रही है। जी वो हालत उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि विचारणीय थी, क्योंकि जो स्थिति उन्होंने देखी वो बताने योग्य नहीं है। तो उसको घर में सब रोना पीटना मचा हुआ था, बुरी हालत थी हमारी। हम लोग अगेन पेनीलेस हो गए। हमने ठेकेदारों से जो पैसे लेने थे उस वक्त महीने 1.5 महीने बाद, आग लगने के 1.5 महीने बाद हमारे पिताजी को 10,000 रुपये का मुआवजा मिला पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस वक्त मिला। जी जी 53-54 में। प्लस जो इन्होंने अपने ठेकेदारों को या जिनसे पैसे लेने थे, फिर इन्होंने नया जीवन फिर शुरू किया। इन्होंने उस वक्त यानी कि जैसे स्ट्रगल करके बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे लोग आके शरणार्थी कैंपों में रहे, ऐसा आपने कुछ नहीं, अपने मतलब सेल्फ अपने सेल्फ डिपेंडेंट में रहे। डिपेंडेंट जो भी सब जो भी हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ किया नहीं। हमारे पिताजी बड़े कर्मशील थे, वो अपने हाथ और अपने कर्म से ही जो करना चाहते थे वो दोनों भाई, तीनों भाई मिल के, क्योंकि बड़े भाई तो हमारे जो चाचा जी ताया जी थे वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो एक किस्म के, और इन दोनों भाइयों ने जो मिल करके अपनी आप कितने भाई बहन थे? हम 3 भाई 2 बहनें। वो बड़े थे आपसे? तो नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ तो अपने वो परिवार में। कितनी आजू थी उनकी उस समय जब पार्टी? नहीं देखिए, मेरा दूसरा जो भाई है हाँ जी वो आगरे में ही पैदा जी हुआ। जी जी उससे पहले जो है मेरी, मैं ही था। ओके। मैं उसके बाद की सारी जनरेशन क्योंकि मेरे बाद में बहन आपने भी आई फादर को सारी। सपोर्ट किया। हाँ जी। ठीक ठीक। तो आप वहाँ से फिर कंटिन्यू करें कि आगरा में आपने एडमिशन ले ली? फिर वहाँ से 2 साल रहने के बाद फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में वहाँ रामनगर में जी प्राइमरी स्कूल था, मेरे को वहाँ दाखिल कराया गया। 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा रामनगर में प्राइमरी स्कूल में। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया डीएवी स्कूल, बेयर रोड, गोल्ड मार्केट में। वहाँ मैं 57-58 में 10th क्लियर करी। वैसे 10th तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से करी जी कि मेरे से कुछ ऐसी घटना घट गई थी कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो टेस्ट लेते हैं, मेरे किसी दोस्त ने शरारत में एक लव लेटर मेरी जेब में डाल दिया था। ओके। वो लव लेटर पकड़ा गया और मैं शर्म से डूब गया। उस डूब में मैं वहाँ डीएवी स्कूल छोड़ दिया और मैं घर आके बाहर बैठ गया। फिर मैंने लेट फीस भर के पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने मैट्रिक क्लियर की। और उस वक्त भी बस्ती में रहते थे, रामनगर की बैक साइड में। अमरनाथ चावला जो कांग्रेसी थे, उनकी दीवार के साथ मेरे घर की दीवार लगती थी और मेरी घर की दीवार के अंदर से रास्ता रामनगर भी जाता था, इधर बस्ती में भी निकलता था। तो हम लोग ऐसे मकान में रहते थे। तो उस वक्त जो वातावरण मुझे मिला अपने पंजाबी परिवारों से, तो वहाँ पर जब मैं 10th क्लियर करी तो मेरे साथ जो मेरे साथी थे 8-10 बंदे, उन्होंने भी पंजाब मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे, वो सारे के सारे फेल है। आई वॉज द ओनली मैन हु स्टूड मिस्टर क्या मैं पास हुआ, वो भी 3rd डिवीज़न में। जब मैं डीएवी स्कूल पढ़ता था, मेरे साइंस रैंक सब्जेक्ट था, और साइंस रैंक सब्जेक्ट होने की वजह से जब मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दिया तो इसमें मेरे जो प्रैक्टिकल में नंबर 1.5 नंबर कम होने से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इसके नंबर कट गए। कहाँ जो मैंने 1.5 नंबर अगर प्रैक्टिकल में होता तो मैं 1st डिवीज़न में पास होता। मेरे को ना होने से फिर मेरे को 3rd डिवीज़न में 1000 में से 333 नंबर ही मेरे उस वक्त आए, ठीक ठीक। जो मतलब कि एक किस्म के एंड पॉइंट ही हैं। तो आई स्टूड मिस्ड उस वक्त। जब आप पाकिस्तान में थे, उसके स्कूल के समय का कुछ आपको याद है? आपके कोई दोस्त जो आपसे उस समय बिछड़ गए, जहाँ बाद में कभी मिले, जहाँ आपको लग? आज भी हाँ जी उस टाइम के गोल्ड मार्क स्कूल के टाइम के हम 10-12 लड़के आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में कनॉट प्लेस में अम्बेसडर होटल के पास इकट्ठे होते हैं, क्या बात। और दोपहर को हम लोग इकट्ठे खाना खाते हैं। 10-12 लड़के हम इकट्ठे, पुराने टाइम के जो 70 साल पुराने हैं, आज भी हम मिलते हैं, और अम्बेसडर होटल वाला दोपहर का खाना हमें फ्री में खिलाता था। बहुत अच्छा, क्या बात। तो उस वक़्त के
कुछ ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है हेमंत बबलानी, रिंग रोड के स्कूल से मैं पढ़ता था, तो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, इनका कोई घर में आपस में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि अपने बाप को बुला लाओ। जी। तो मैं, क्योंकि रास्ता मेरा इधर से ही जाता था, क्योंकि दरियागंज में मेरी रेफ्रिजरेशन की दुकान है, तो शक्ति नगर रहते थे, तो वाया इधर से ही गुजर के जाते थे। तो मैं स्कूल होते हुए जब मैं प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ा हुआ, तो सामने देखा तो मेरे इंग्लिश के टीचर हैं जो यहाँ प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हैं। वो मेरे लिए एक अजूबा था कि मेरा बेटा भी उन्हीं का शागिर्द है और मैं इनका शागिर्द रहा हूँ। वो डीएवी स्कूल में पहले इंग्लिश के टीचर थे। मेरे को 6ठी क्लास में उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, मेरे को 8वीं क्लास में, सॉरी 8वीं क्लास में वो इंग्लिश के टीचर थे। और मिस्टर BS बेदी नाम थे, लंबे पतले थे, उनसे मेरा परिचय हुआ। उस वक़्त मैं जा कर के उनके पाँव छुए, उन्होंने उठा के मुझे गले लगाया, कहने लगा आप कैसे आए। मैंने कहा आपने बुलाया, मेरा बेटा हेमंत जो है आपके यहाँ पढ़ता है। तो उन्होंने हेमंत को बुला करके मिलवाया मेरे को, सारे को, कहना इसको हेमंत को बोला तू जा भाई। उन्होंने उठ के मुझे गले लगाया, बैठे चाय वाय पिलाई, हाल चाल पूछा क्या करते हो। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरी रेफ्रिजरेशन का मैंने अभी कार्य शुरू किया है दरियागंज में, वहाँ मैं बैठता हूँ। बात ख़त्म हो गई। इत्तेफाक की बात है 6-7 साल गुजर गए। एक दिन वही बेदी साहब गली में एक फ्रिज की ट्रे लेके घूम रहे, लड़के बैठे थे। मैंने कहा यार इनको बुला, ये मेरे मास्टर जी हैं। तो बुला के आए। तो उस वक्त हेमंत, क्योंकि हमारी वहाँ 2 दुकानें थी, एक कॉर्नर पे एक दूसरे कॉर्नर पे, तो हेमंत दूसरे छोटे भाई के पास बैठा था। तो इतने में इन्होंने मेरे से बुलाया, बात करी उनसे, कहने लगा आप भाई, मैंने पहचाना नहीं आपको। जब मैंने उनको अंदर बुलाया, मैंने कहा जी मैं दयानंद बबलानी, डीएवी स्कूल, बेयर रोड। उठ के मैं खड़ा हुआ, मैंने पाँव छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने कहा सर क्या चाहिए आपको। कहना यार ये तो मैं ट्रे लेने आया। फिर परिचय दोबारा, फिर उसके बाद उनका हमारा गहन परिचय हुआ। फिर हमने उनको, हमारे जो मित्र इकट्ठे होते थे, हमने साकेत में एक फ्रेंड के घर में उनको इकट्ठा बिठा करके हमने उनका स्वागत किया, उनको शाल बनाई, उनको बुके दिए। उसमें हमने, आपको फ़ोटो में भेजूँगा आपको, उसमें हम लोग 10 बंदे इकट्ठे खड़े हुए हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो एक भी समय मेरे लिए अजूबा था उस वक्त का। जब आप तो 8-9 साल के थे, जो आपके कजन ब्रदर थे बंटवारे के समय, वो आपसे बड़े थे या छोटे? सब छोटे थे। सब छोटे थे। मेरे कज़न ब्रदर जितने थे वो 6 भाई थे, एक बहन थी। बहन मेरी, उनकी जो थी मेरे से 22 दिन बड़ी थी। तो हम लोग 3 भाई हम और 6 ब्रदर वो, 9 भाई एक ही घर में, शक्ति नगर 27/21 में, पहाड़ी के साथ तीसरा मकान है, वहाँ रहते थे, इकट्ठे रहते थे। 55 से लेके 82 तक जी। हम इकट्ठे रहे वहाँ। फिर ये जो प्लाट हमें अलाट हुए जगमोहन जी के टाइम, जो मैंने फार्म भरे थे, तो मेरे सारे रिश्तेदार जो है 1 बाय 1 पिताजी ने यहाँ सब बच्चों के मकान बनवाए। बेटे का भी बनवाया, बड़े बेटे, बीच वाले बेटे का। मेरा ये मकान भी उन्हीं के हाथ से बना हुआ है। कज़न का भी बना हुआ है, मेरे इनलाज का भी उन्होंने बनवाया। ऐसे ही पहाड़गंज में जो मेन दुकान है 4/5 देशी बंधु गुप्ता रोड, ये मकान, ये बिल्डिंग भी पिताजी ने अपने सर पे खड़े होकर बनवाई। ये दुकान जो है हम 2 व्यापारियों की है, एक पिंडी टिम्बर ट्रेबर हैं और एक जहांगीराम चंद्रवान टिम्बर मर्चेंट। बीच में सीढ़ियाँ रखी थी। पूरी बिल्डिंग जो है 5 मंजिल बनवाई गई वहाँ पे। एक में पिंडी टिम्बर ट्रेडर आधे में रहते थे, आधे में हमारी जहांगीराम चंद्रवान रहते। आज भी वहाँ पिंडी टिम्बर ट्रेडर्स और बबलानी प्लाईवुड सेल्स कंपनी की दुकान है, जहांगीराम चंद्रवान की आधी दुकान है, पिंडी टेपर वालों की दुकान। तो पिताजी कब तक साथ निभाया उन्होंने, मतलब कब उन्होंने साथ कब हुआ? सन 2001 तक अपना बड़ा क्रूशल जीवन जो है अंतिम समय तक अपने कार्यशैली पे समर्पित रहे। उनके हाथ में कला थी। पहाड़, ये शक्ति नगर में इन बच्चों को हमने शोरूम खोल के दिया था। वो बिल्डिंग का भी ये वो सारा ध्यान रखते थे और वो अपने मित्रों का भी ध्यान रखते थे। सुबह इनके ऑफिस में जा कर के ऑफिस की सारी सफाई वफाई, ऑफिस तैयार करते थे। ये बच्चे 10 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे, वो ठीक 9 बजे 8:30 बजे पहुँच जाते थे और पूरा ऑफिस संभालते थे। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने
अपनी वार्तालाप जारी रखी। शक्ति नगर में मेरे चाचा जी के बेटे से किसी बात पे थोड़ा गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटे तुम शाम को आना, बैठ के बात करेंगे। तो मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि भाई तुम थोड़ा कुछ बना दे, आज शाम को हम बच्चे बैठ के आपस में थोड़ा कुछ फैसला करेंगे। पर वो इतने शब्द ज़रूर उन्होंने बोले। वो उस वक़्त दोपहर को जब गए नागे पार्क में अपने दोस्तों के साथ ताश वाश खेल के आए, खाना वाना खा करके फिर मेरे कज़न ब्रदर से थोड़ी गुफ्तगू हुई। उसके बाद वो लेटे तो फिर उसके बाद जो है वो नहीं उठे। यानी उनको आभास था इस चीज़ का। हाँ, अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। माता जी ने हमारे उनको हिलाया और हलवाई के जवाई उठो, मैंने सामान तैयार कर दिया। उनके शरीर में जान नहीं थी, वो चिल्लाए, देखा तो उनके शरीर में कुछ नहीं था। वो वातावरण देखा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत लोगों की सेवाएं की। उनके हाथ में मैकेनिकल काफ़ी कला थी, स्किल थे। हाँ, उनका जो माइंड था मैकेनिकल माइंड भी था और बड़ा वाइड दिमाग था उनका। वो बिल्डिंग में हो, हर क्षेत्र में जो जितने भी बिल्डिंग से या ट्रेड से गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर की सेवा करनी, अपनी आप घर की रिपेयर करनी, मोटरसाइकिल स्कूटर की रिपेयर भी खुद करनी, घर की सिलाई मशीन की रिपेयर भी खुद करनी। वो इतने कर्मशील थे। उनसे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं अपने में तो इतना नहीं उतार पाया, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता था उनके प्रति जो व्यवहार रहा है, आज उसी की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम ना जैसे जैसे मतलब हम बार बार वही बात कर रहे हैं, जैसे पार्टीशन के टाइम आपकी उम्र तो 8-9 साल, मतलब जितना आपको याद वो आपने हमारे साथ साझा किया। मैं ये जैसे अब मतलब पेरेंट्स से आपके माता पिता वो अपने कभी घर में बात करते थे वो पाकिस्तान के बारे में, आपने सुनी हो, जहाँ उनका वो जैसे हम बोलते हैं ना भी ये चीज़ रह गई उसके लिए लगाओ, और मतलब वो पिताजी मेरे मुल्तान में भी काफ़ी सामाजिक थे। वो मुल्तान सेवा समिति से भी जुड़े हुए थे। जी तो भगत जी थे हमारे जो प्रधान थे मुल्तान सेवा समिति के, उनके संरक्षण में मुल्तान में भी मुल्तान सेवा समिति के काफ़ी काम उन्होंने वहाँ किए, वही यहाँ भी उन्होंने किए। हम लोग मतलब के मुल्तान सेवा समिति से नहीं, काफ़ी मैं समय ये से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नहीं हम किसी स्थान को छोड़ के, हम अपने घर को छोड़ के कहीं नई जगह चले जाते हैं तो हम बार बार बात नहीं करते कि हम अपने पड़ोसियों की बात करते हैं, आप जिनसे हमारा बहुत प्यार है वो भी उनको याद करते हैं। तो बार बार ये आपको सुनने को मिला, उनको लगता हो कि अभी यार मैं फिर कब पाकिस्तान जाऊँ या ऐसा कुछ? ऐसी संभावना नहीं बन पाई। कारण है कि हालात तब तक काफ़ी संभल चुके थे। अब वो यहाँ था भाई अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को कैसे सेट करना है, इसमें डेडिकेशन, इसमें वो डेडिकेट रहे। और उन्होंने जितना, क्योंकि चाचा जी हमारे थे वो दुकान संभालते थे, बाहर का जितनी भी कार्यशैली थी वो मेरे पिताजी संभालते थे, और ताया जी मेरे कुछ कर नहीं सकते थे। जी इन्होंने उनको संभाला। पार्टीशन के टाइम हमें तो इन्होंने भेज दिया था, जी लेकिन स्वयं जो है अपनी माता जी को, अपने बड़े भाई को, अपनी भाभी को और उसके बेटे को वाया फिरोजपुर बॉर्डर हाँसी होते हुए, हाँसी रुक के आके दिल्ली आए थे। अच्छा, ये बाद में आए हैं? हाँ, ये बाद में आए हैं। ओके, ये बाई ट्रेन आए होंगे? ये बाई ट्रेन आए हैं। इन्होंने जो मारकाट जो देखी है, वो मारकाट अद्वितीय, उन्होंने जो वर्णन हमें बताए हैं किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन उन मारकाट में अपने भाई और माँ बाप को बचाते हुए, भाभी को बचाते हुए, भतीजे को बचाते हुए लेके आए हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आप तो बाई एयर आगे, वो आए हैं बाई ट्रेन। बाई हाँ, ट्रेन। वो मारकाट, वो दंगे वो फसाद, दंगे वो वाया जो भी हिसार हाँसी होते हुए उन्होंने वो सब देखा है। वो सब देखा है। लेकिन वो कभी कभी चर्चा करते थे, ज़्यादा चर्चा बच्चों के आगे वो नहीं करते थे। हाँ। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे हमारे इस मामले को देख के डिप्रेस हों या इनके आगे कार्यशैली में कहीं परिवर्तन आए। तो आपके मतलब फैमिली में भी किसी को इस दंगे फसाद में, मारकाट में कुछ ऐसा सामना करना पड़ा कि हाँ, सामना करना मेरे को पड़ा था। जब हम अपने घर से टांगे में बिठा करके जी बाई एयरपोर्ट पे ले जा रहे थे, तो उस वक्त हमारे 3 टांगे थे। जी हमारे चाचा जी के टांगे में 2 ट्रंक रखे हुए थे। रास्ते में जैसे ही हमने शहर से
एयरपोर्ट की कैंट की तरफ जा रहे थे, रास्ते में कुछ ममडों ने हमारे पे हमला किया। वो उन्होंने टांगे वाले ने को ये इंस्ट्रक्शन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप टांगे भगा के ले जाओ। वो इवन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने एक हमारे चाचा जी का ट्रंक छीन के उतार लिया था। फिर हम रात भर, हमारी जो छोटी बुआ जी थी उनका बर्फ़ खाना था शहर से बाहर कैंट में, रात को हम वहाँ रुके। सुबह हमारी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी। जब हम फ्लाइट में बैठे तो हमें वहाँ एक न्यूज़ सुनने को मिली कि हमारे कारखाने पे पाकिस्तानी ममडन जितने भी थे और उन्होंने उस कारखाने पे कब्ज़ा कर लिया। वो झटका हमारे पिताजी को उस समय लगा, और उसके बाद वो पिताजी ने किस तरीके से अपने बचा करके जीवन को, अपने भाई को और अपने इनको सब पाया, मुल्तान फरीदपुर बॉर्डर किस दिन कैसे लेके आए, इस विषय पे घर में उन्होंने कभी चर्चा नहीं करी। पर वक्त जो है वो बहुत ही कठिन समय, उन्होंने रास्ते में जो घटनाएं उन्होंने हमें बताई वो यही थी कि मारकाट को हम किस तरीके से अपने देखते हुए अपने जीवन को बचा करके हम यहाँ तो आप कितनी देर बाद आप एक दूसरे को मिल गए? जैसे लगभग 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद? तो आपको वो पता था कि वो कहाँ है, कैसे? नहीं, कुछ नहीं पता था। ये तो बहुत मुश्किल भरा समय हाँ, बड़ा रहा मुश्किल। दोनों के लिए। वो उनको भी नहीं पता भी आप 49 में मेरा ख्याल है मुलाकात हुई थी हमारी, जबकि हम 47 में माइग्रेट हो गए थे और 48 में हम लोग दिल्ली आ गए थे, आगरे से भी शिफ्ट होकर के। ना उनको आपका पता है ना आपको उनका पता है। हाँ। वो एक दूसरे से सुना करके जैसे तैसे उन्होंने ढूंढ ढांड के हमें, फिर हम लोग इकट्ठे रहने लगे। तो हमारे भाई जो हैं चाचा जी, वो मुल्तानी ढांडे में गली नंबर 7 में रहते थे, और हम लोग गली नंबर 6 में, ये एक धर्म कांटा था, बस्ती जगह नाम थी, बस्ती में हमने किराए पे जगह ली। लेकिन इससे पहले पहाड़गंज में जो हमारी दुकान थी वो जो 2 मई 1953 को जल गई थी, उसके बाद हमने विस्थापित की। उसके पीछे हमने एक खोखा बना रखा था, खोखे में हमारा परिवार रहता था। ये आग लगने से पहले की बात बता रहा हूँ, यानी कि ये 52 की बात है। तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। उस वक़्त जो हालात थे, हम लोग मैंने अपने भाइयों को, अपने बेटों को मैं अपने हाथ से सेवा करता था। माँ बेचारी हमारी कभी बीमार हो जाना, कुछ हो जाना, तो मैं ही जो भी मेरे से हो सकता था, मैंने दाल सब्जी बना लेनी, आटा ले जाना, तंदूर पे जा कर के रोटियाँ बनवा करके अपने भाई बहनों को खिलाता। वो स्ट्रगल मैंने देखा है। मैंने अपने जीवन में वो टाइम भी देखा है। मैंने अपने हाथ से अखबारें भी बेची हैं, और मैं आगरे में अखबारें बेचता, अमर उजाला में मेरा इंटरव्यू निकलता था। मैं उस वक़्त भी लेख लिखता था, मैं कविताएं लिखता था। कितनी उम्र के थे तब? उस वक़्त मेरी उम्र थी लगभग कोई 12-13 साल, 14 साल के करीब थी उम्र मेरी, समझे जी। और 59 में फिर मैं अमर उजाला को मैं अपने लेख और कविताएं और कुछ दयानंद त्यागी के नाम से वो मेरे लेख छपते थे, और वो मैं उनको तो आप कैसे विषय पे लिखते थे उस समय, जब 12-13 साल में? आपको कैसी साल? नहीं, उस वक्त तो शुरुआत थी मेरी, लेकिन जो मैं देता था अमर उजाला को वो लगभग 59-60 की बात है। जी जी जी, उस वक्त की बात है, समझे जी। हाँ, ये तो आप मतलब आपके फादर साहब ने पहले फिर पूरा उसके बाद जो है ना, मैंने अपना जीवन समर्पित किया। जब मैंने 10th क्लियर की जी, तो पिताजी ने कहा भाई अब तेरी पढ़ाई हो गई, अब तो हमारे पास दुकान पे बैठ, तो बिल विल बनाने हैं, तूने पेमेंट की कलेक्शन करनी है। तो मैंने उनके आगे एक शर्त रखी कि जी मैं 10 से 5 बजे तक आपकी सेवा करूँगा, आगे पीछे मैं कहाँ जाता हूँ आपको मुझे। तो इस बात पे वो एग्री हो गए। तो वो सुबह मैं सैर करने के बहाने, जी घर वालों किसी को कुछ नहीं पता था, जी मैं पीटी कॉलेज राजेंद्र नगर में जी, प्रभाकर पढ़ रहा था। ओके। जबकि मैं साइंस ड्राइंग्स में इसमें पास हुआ था। तो फिर मुझे सबसे सब्जेक्ट हिंदी का भी क्लियर किया, पंजाबी, जी, फिर मैंने प्रभाकर क्लियर की। फिर उसके बाद फिर बैठा, उन्होंने कहा बैठना तो तूने दुकान पे है, तो प्रभाकर करके क्या किया, ऐसा क्या मिला तेरे को। फिर मैंने F.Com करी। ओके। शाम को ये आपका जो क्या नाम, SD कॉलेज जी कनॉट प्लेस में
फायर ब्रिगेड के सामने, जहाँ लॉयड का दफ्तर था, जी। फेडरल लॉयड का दफ्तर, उससे 2 दुकानें पहले, वहाँ मैं शाम की क्लासेस एफ.कॉम की करता था। मैंने ग्वालियर से एफ.कॉम क्लियर करी, समझे जी। उसके बाद मैंने उत्कल यूनिवर्सिटी से बी.कॉम क्लियर करी। फिर सन 63 में मेरी शादी कर दी इन्होंने, मैं अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन अपना। तो उस वक्त ये टीचर थी, पर इनके आगे मैंने शर्त रखी थी कि पिताजी की ये थी कि भाई तुमने नौकरी नहीं करने देनी, हमने नौकरी नहीं करवानी। मैंने बड़ी स्ट्रगल करी, फिर उन्होंने दबाव, इनके मिसिस का दबाव था मेरे ऊपर। फिर मैंने जो एप्लीकेशन इनकी रिटायरमेंट की, सॉरी, इनके करवाने की दी थी, वो वापस ले आया। फिर इनको 2 साल जो है मैंने घर बिठाया ज़रूर, लेकिन ये फिर टीचर बनी। और इन्होंने वहीं सबसे पहले इनको जो टीचिंग जॉब मिली थी, जब हमारी शादी हुई थी तब ये टीचर थी। गांव में पूठ खुर्द जगह है, वहाँ के ये एज ए टीचिंग 3 बंदे थे, एक हेड मिस्ट्रेस और 2 लड़कियाँ, जो वहाँ से गांव में इन्होंने टीचिंग चालू करी। एक बात तो है जी, आपके परिवार में सबको आपके निशाने के लिए थे। जैसे आपके पिताजी हैं, उन्होंने एक बार बिजनेस खत्म हुआ, फिर स्टैंड अप किया, फिर आग लग गई, फिर जैसे आप बता रहे हैं कि आप पढ़ते भी थे और साथ साथ बिजनेस। तो आपको भी क्लियर, मैंने पढ़ना भी है, सीखना भी है। तो माता जी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको भी क्लियर था कि मैंने पढ़ाना भी है। उनको कुछ नहीं पता था, मतलब नहीं, उनको अपने माइंड में क्लियर भी, मैंने, आप बता रहे हैं ना भी, वो कह रहे थे कि मैंने पढ़ाना नहीं। और उसमें पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। उन्होंने मेरी पत्नी की जितनी हेल्प करी है, क्योंकि ये सुबह जाती थी 8 बजे, अपने बच्चों को तैयार करके जाना या अपनी ननद के हवाले छोड़ के जाना, और फिर उसके बाद आकर के संभालना, फिर आके रात का खाना बनाना, घर के परिवार, क्योंकि परिवार बड़ा था, चाचा ताए सब हम इकट्ठे रहते थे। तो मेरी जो वाइफ थी, वो मेरे इस पूरे घर में 9 भाइयों और बहनों के बीच में सबसे बड़ी बहू थी। जितना आदर इन्होंने अपने देवरों से और ननदों से पाया है, जी। वो अद्वितीय है। उनको बड़ा प्यार दिया इन्होंने, क्योंकि ये इनका स्वभाव जो था मिलनसार था। फिर जब ये हम लोग सन 81, 2 अक्टूबर 1981 को यहाँ शिफ्ट हुए, शक्ति नगर स्कूल में जी। से ये शिफ्ट हुए यहाँ शालीमार बाग बीबी स्कूल में। तो मिस्टर दैया थे, ये दैया जी के नाम से स्कूल था, बीबी स्कूल। और ये मॉडर्न स्कूल था, प्राइमरी मॉडर्न स्कूल। बाहर से जितने भी सफ़ीर आते थे, सबसे पहले इन्हीं का स्कूल का इंस्पेक्शन कराया जाता था। और इनके यहाँ 1200-1300 बच्चे पढ़ते थे, 30-35 जेंट्स लेडीज़ का स्टाफ था। उस वक्त ये टीचिंग में थी। 2000 मेरा ख्याल है, अब मुझे याद नहीं है कब इनका प्रमोशन हुआ, वो वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा जी संपर्क में थे, और रामकिशन सिंगल जी इनके इलाके के म्यूनसिपल काउंसलर थे। वो इनकी जहाँ भी जिस भी स्कूल में जाते इनकी काफ़ी तारीफ़ करते थे। इनका हेड एज ए हेड मिस्ट्रेस होते हुए और इतने स्टाफ को संभालना, जेंट्स लेडीज़ के कार्यशैली ले, इसकी अद्वितीय क्रिया जो थी, वो हर जगह और स्कूलों में जाते थे तो गाते थे। वो आज भी इनकी चर्चा करते। इनको 3 अवार्ड मिले हुए हैं। अगर ये 2 साल और रहती तो इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिलता। इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे, अवार्ड तो आपको भी मिले, उनके बारे में भी थोड़ा आप प्लीज़। देखो ऐसा है, जब मैं पीटी कॉलेज कनॉट प्लेस में पढ़ता था, एफ.कॉम करता था, तो कुछ टाइम मेरे को मिलता था जी। तो LIC ग्राउंड में स्केटिंग मेला लगा। जब पहाड़गंज में बैठता था तो मैं यंग था, 10 साल में पहाड़गंज बैठा हूँ। तो उस समय जो दुकानदार में उसमें यंग लड़के भी थे, तो आपस में से छेड़छाड़ करते थे कि हम लोग स्केटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलान करते हैं। रीटे सिनेमा के साथ एक स्केटिंग रिंग था, वुडन स्केटिंग रिंग। मैंने वहाँ स्केटिंग सीखी। मैं दोपहर को जाता था, जितने दोस्त मुझे चिढ़वाते थे, मैं उनको पता नहीं लगने दिया कि मैं स्केटिंग सीख रहा हूँ। इत्तेफाक की बात है, स्केटिंग सीखते सीखते मैं जब ब्रिज जंप पे चढ़ा तो एक बच्चा आगे आ गया, और वो उसको उठाने के चक्कर में मैं गिरा, तो मेरे आगे के दांत सारे टूट गए। वो घटना मुझे याद है। और वो दांत उठा करके मेरे मित्र थे, रिश्तेदार थे, जो वाजपेयी जी के
और अपने जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ, इनके भी डेंचर वही बनाते थे। वो हमारी दूर की रिश्तेदारी में थे। मैं उनके पास ले गया, उन्होंने मेरे दांत लगा करके एज इट इज़ सेट कर दिए। जो 10 साल 12 साल वो मैं चलाया उन्होंने मेरे साथ। तो ऐसी ऐसी तो ये मेरे हाथ मेरे भी जो है ना लटक गए थे जी। तो घंटाघर में एक पहलवान जी थे, उनको मैं मालिश करवा के अपना हाथ जो है ठीक किया। मेरे हाथ में ताकत आ गई सारी। वो घटनाएं जीवन की। अब जंगजू व्यक्ति के तो हैं, मैं वही कह रहा हूँ, बड़े फिर दृढ़ हैं चीज़ों जब को मैं लेके। 62-63 में वहाँ स्केटिंग मेला लगा था LIC ग्राउंड में, जी तो MS ममिक थे जो इस ऑल इंडिया स्केटिंग के जो हेड थे, जी। जो स्केटिंग का ये कार्यशैली चलाते थे। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, मेरे साथ मेरे 2 मित्र थे। एक नेपाली लंबा सा लड़का था, एक पहाड़गंज में 1/6 में देशबंधु गुप्ता रोड पर रविंदर करके। हम तीनों लंबे एक जैसे थे। जो स्केटिंग हम तीनों इकट्ठे करते हुए निकलते थे तो सीटियाँ बजती थी उस वक्त। तो मुझे नहीं पता था, जब स्केटिंग का ये चैम्पियनशिप का जी कंपटीशन हुआ, मेरे को ये नहीं पता कि मेरा फार्म किसने भरा है। टच मुझे इस चीज़ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं मिस्टर इंडिया चुना जाऊँ। मेरे फार्म मेरे दोस्तों ने भर दिया, मुझे इस बारे में पता नहीं। स्केटिंग करते करते मेरा नाम अनाउंस हुआ मिस्टर इंडिया 3, चेस्ट भी 3। लेकिन जो पुराने थे उन्होंने पैसे भर के 3 दफ़ा मेरा कंपटीशन कराया। जी उस कंपटीशन में भी मुझे ही चुना गया। और जो फर्स्ट और सेकंड आए थे मिस्टर इंडिया, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई जितनी मेरी हुई। जी तो पहाड़गंज से जब मैं अपने कॉलेज से जब मैं कनॉट प्लेस घूमता था तो मेरी बुरी हालत थी। सारा यंग ब्लड इतना दीवाना था कि वो मेरे पीछे जो मेरे साइन लेने आते थे, जैसे एक्टरों के साइन जी लेते थे। जी फिर मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया। मैंने अपनी मूछे सब बाल वाल चेंज करके आर्टिफिशियल लगा के तो मैं अपना कार्य करता रहा। लेकिन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं पहाड़गंज दुकान पे भी बैठता था तो सामने डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी पे लड़के लड़कियां आके खड़े हो जाते थे, किसी को भेजते से कि उनको बुला के लाओ। मेरी ये हालत थी। मैं इन चीज़ों से काफ़ी विमुख होकर के अपने कार्य में व्यस्त रहा। मुझे इन चीज़ों से बड़ा परहेज़ था काफ़ी। कितनी आयु होगी उस समय आपकी? मेरी उम्र थी उस वक्त लगभग 24 साल, 23.5 साल, 23 साल के करीब। आजकल तो लोग इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपकी उस समय भी इतनी समझ थी कि आपने कहाँ कंसंट्रेट करना है? मेरा ध्यान जो था ना अपने जीवन अपना बनाना था। जी बहुत अच्छी। शुरू से मेरा विचारधारा जो है ना सात्विक रही। लेकिन मैंने जिंदगी में सब कुछ खाया पिया है। जी जब मेरी 45 साल की उम्र हुई तो मुझे पूना ले जाया गया गुरु महाराज जी के यहाँ। वहाँ मैंने सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद मैं ना अब अंडा खाता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना कुछ करता हूँ। मैंने अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया। अब इस बात को भी काफ़ी समय हो गया। मैं लगभग 40-45 साल से सात्विक जीवन जी रहा हूँ और अब मैं जा कर के आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। बहुत अच्छी। सन 80 साल की उम्र तक, यानी कि 2019 तक मैं दुकान अपनी संभालता रहा। और जो सेवा मेरे से ट्रेडर्स की हुई, अपने दुकान की हुई, इन बच्चों को भी जो कार्यशैली समझाई, तरह तरह के मैंने कार्य किए, इंडस्ट्री डेवलप करवाई, जो भी मेरे से हो सकता था करता रहा। अब मेरे पे कोविड का अटैक हुआ था 2019 में। उसके बाद मैं दुकान पे नहीं गया। तब से मैं घर बैठा हूँ और अपने सत्संग में 2009 में मुझे दादा लक्ष्मी सत्संग से जुड़ने का प्रभाव मिला मुझे। और मैं इससे इतना संतुष्ट हूँ कि मैं आपको इस बारे में बयान नहीं कर सकता। जी वहाँ से मुझे जो ज्ञान मिला, उन गुरुओं की जो वाणी के अनुसार जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मैंने ग्रहण किया, वो अब आपके सामने है। अब मैं अपना आध्यात्मिक अपने उनके भजन भी गाता हूँ, अपने भजन भी मुल्तानी में भी, पंजाबी में भी बनाता भी हूँ, गाता भी हूँ। लेकिन मैं सनातनी भजन नहीं गाता, मैं आध्यात्मिक भजन जो अपने आप को, चाहे जो भी युवा है या जो भी जनरेशन है, अपने आप को उठाने की क्रिया है। जो वाणी भी है वो अपने आप को उठाने की, किसी भी विपत्तियों से निकालने की क्रिया है अपनी वाणियों में, जो आध्यात्मिक रचनाएं जो मिलती हैं। मैं जब शांत भाव में, आत्म भाव में बैठता हूँ, प्रभु मुझे ऐसा अलौकिक ज्ञान की अनुभूति देता है। और वो मैं वाणी मोबाइल में हिंदी में लिखता हूँ, उसको फिर शॉर्ट करके
अपने नियर एंड डियर, जो जोत प्रभु ने मुझे जगाने की क्रिया दी हुई है वो मैं जोत से जोत जगाता हूँ। कोई पढ़े ना पढ़े मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई है कि तूने जो कार्य करना है वो करता चला जा, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, बस वही मेरी इस वक्त जो क्रिया है वो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा जैसे हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जब गूगल आया तो आपने अपने बच्चों को या दिखाया कि यहाँ पे मेरा घर है, ये सारी चीज़ें। मैं ये बात, अब आपको लगता है कभी बाद में लगा कि आपको पाकिस्तान जाके अपना घर देखना है? बड़ी इच्छा होती है, मैंने तो उस पर भजन भी लिखा है, याद आती है अपने पुराने मुल्तान की। तो शेयर कर दो थोड़ा हमें वो फिर नहीं, मुझे नहीं। पढ़ के पढ़ना जी, बताना जी, पड़ेगा, समझे नहीं? कर दूँगा शेयर मैं कभी भी। तो वो जीवन की ऐसी शैली है कि इच्छा तो होती है लेकिन उसमें एक थोड़ा अड़चन आती है कि मैं पूरा जो है यूरोप घुमा हूँ, ओके। यूके भी घुमा हूँ, यूरोप भी घुमा हूँ, पूरा नॉर्दर्न इंडिया घुमा हूँ। आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर टू सप्लाई MES इन 64। जी। वहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ और मैंने अपना कार्य, क्योंकि उसका कारण है उसके पीछे कि उस वक्त मेरी मिसिस की जो नौकरी थी वो तनख्वाह लाती थी 162 रुपये 50 पैसे और मेरे को जेब खर्च मिलती थी 100। तो वो एक इन्फ्लेशन सी आती थी। तो मेरे यहाँ एक MES से ठेकेदार आते थे, ढासा बांध में बाढ़ आ गई थी तो मेरे यहाँ वो टिम्बर मर्चेंट स्लीपर लेने आए थे ढासा बांध के बाढ़ को कवर करने के लिए। तो उनसे मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे पालम एयरपोर्ट पे मिस्टर चंदन भाटिया थे जो उस समय मेरे ख्याल BSO थे, उनसे मेरे को मिलवाया कि मेरे पिताजी का नाम चंद्रमन भाट और उनका नाम चंद्रमन भाटिया, B और B उनका भाटिया और मेरे बबलानी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब मैं आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे काम कार्यशील का सिखाइए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को एक पर्दे का सैंपल दिया कि कनॉट प्लेस में खादी ग्रामोद्योग है, वहाँ ये पर्दे आज तेरा टेस्ट लेते हैं, ये तू पर्दे खरीद के ले आ, हमने कहीं रूम को ना कवर करना है और उसका ये नीचे फक्की इतनी होनी चाहिए, ये रिंग होनी चाहिए, सारा समझाया। तो मैं घर आकर के मिसिस से 500 रुपया ले करके मैं कनॉट प्लेस गया, खादी ग्रामोद्योग। इत्फाक की बात है जो सेलमैन था वो भी हमारे ही बिरादरी मुल्तानी का था। तो उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं जहांगीराम चंद्रमान टिम्बर मर्चेंट। तो उसने मुझे वो बिल काट के दिया जिसमें 10% डिस्काउंट मिल गया और वो डिस्काउंट मेरे बहुत काम आया था। फिर मैंने अपना जीवन इस तरीके से, जो मुझे सप्लाई के ऑर्डर मिलते रहे वो मैं सेवा करता रहा। हमारा कंपटीशन होता था, कंपटीशन में जब भी मेरे रेट जिस आइटम में कम होते, मुझे ये नहीं पता था कि हेक्सा किसको कहते हैं, चीज़ल किसको कहते हैं। तो जनरल ऑर्डर सप्लाई, वो अगर घड़े मांगते हैं घड़े भी देता, शीतल पट्टियाँ मांगते शीतल पट्टियाँ भी देता, तरह तरह के। मतलब कि मैंने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी, इंजीनियरिंग पार्ट्स भी, जनरेटर पार्ट्स भी, रेफ्रिजरेशन पार्ट्स की, मुझे वहाँ से जो ज्ञान मिला धीरे धीरे मेरी नॉलेज टेक्निकल पॉइंट पे चलती चली गई और मैंने इसको अपनाते हुए इस तरीके से मैं कम से कम सन 69 तक मैं वहाँ पहाड़गंज ये सप्लाई करता रहा। फिर मुझे सेंटर प्लेस दरियागंज में एक छोटी सी दुकान मिली, तो 69 में मैंने 13 अप्रैल 1969 को उद्घाटन करके मैंने दुकान वहाँ सेटअप की। आज भी वो 60 साल से दुकान मेरे बच्चे पोते चलाते हैं। 80 तक 19 तक मैं वहाँ दुकान पे बैठा रहा और उस कार्यशैली में मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा। उस वक्त जब मैंने दुकान खोली थी मेन रोड पे 3 दुकानें थी, अंदर गली में 3 दुकानें, 7वीं दुकान मेरी थी जी। और उस 7वीं दुकान से अब वहाँ 450 दुकानें हैं और मैं एज ए यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रहा हूँ। मैंने अपने ट्रेड की सेवा में लगा रहा। उस संपर्क में मुझे ऑल ओवर इंडिया की मीटिंगों में भी एज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में जाता रहा। कलकत्ते, बॉम्बे, अपना दिल्ली, पंजाब, ये सब मैं अटेंड करता था। और उन दौरान जितने भी ये बड़े थे, फेडरलॉयड है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, अकेयर है, आर्को है, ये 7 कंपनियां थीं। पर मन में एक कलिश होता था कि ये सिर्फ 7 कंपनियां, इतने हज़ारों लड़के लड़कियां जो इंजीनियरिंग बन के आ रही हैं, जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सीख के आती हैं, ये बेचारे भटक रहे हैं सब।
इनको कहीं कोई नहीं काम मिलता, इनको कितने के कहाँ से क्या करेंगे। तब इत्तेफाक की बात है, जब भी मैं नॉर्थ ब्लॉक जाता था अपने एसोसिएशन के मेंबर थे, तो मिस्टर मदन लाल खुराना, सॉरी मिस्टर खुराना थे, जो हमारे ऑल इंडिया रेफ्रिजरेशन ट्रेडर एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। तो उनके संपर्क में मिस्टर महाजन थे, मिस्टर जिंदल थे, मिस्टर ममिक थे, मिस्टर पांडे जो वोल्टास से जुड़े थे। फिर ये धीरे धीरे वाइड होती चली गई इंडस्ट्रियाँ। उस वक्त में काफ़ी सहयोग रहा। मैंने नॉर्दर्न इंडिया सारा घूम करके नॉर्दर्न इंडिया के डीलर बनाए। तो हमने एसोसिएशन डेवलप करी, नॉर्दर्न इंडिया रेफ्रिजरेशन ट्रेडर एसोसिएशन, दरियागंज रेफ्रिजरेशन ट्रेडर एसोसिएशन। ऐसे मैंने डेवलप करवाई मिलजुल करके। हिमालय के मिस्टर सूद होते थे, अर्जन सिंह जी होते थे, दर्शन सिंह जी होते थे, प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी के उल्लास चंद जी होते थे। ये सारे जो मेरे सहयोगी थे, इनके सहयोग में मैं रहता था और मैं ये मीटिंगें अटेंड करता था। उस सहयोग में मुझे एक दफ़ा वीपी सिंह जी से भी, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मुलाकात हुई। उनसे मैंने काफ़ी वार्तालाप की। उससे पहले प्रमोद मुखर्जी के घर भी हमने मीटिंग रखी, लेकिन उन्होंने घर में मीटिंग को नहीं सुना। तो मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा रहा। मैं अपने खंडेलवाल जी जो हमारे व्यापार मंडल के मुखिया थे, ये बजाज सीताराम में, इनके यहाँ भी मीटिंग में मैं जाता रहा। चांदनी चौक में कमल सिनेमा के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग होती थी, वो भी जाता रहा। तो मुझे उनकी चिट्ठियाँ आती थी, ऑल ओवर व्यापार मंडल की भी और अपने व्यापार मंडल की भी मैं हैंडलिंग करता था उस वक़्त। वो उस सहयोग में मुझे काफ़ी नॉलेज रही और मैं इन लोगों मिनिस्टरों से भी मिलता रहा। इत्तेफाक की बात है कि इन्होंने तो, प्रमोद मुखर्जी ने तो नहीं सुनी। फिर इन बिटवीन, क्योंकि मैं श्रीनगर में पैदा हुआ, तो मेरे पुराने एक मित्र थे अताउल्ला भट्ट साहब, उनके संपर्क में डॉक्टर करण सिंह जी थे जी। डॉक्टर करण सिंह जी से उनके द्वारा मेरी मुलाकात हुई। उनसे भी, वो भी कांग्रेस में थे, उनसे भी विचार विमर्श हुआ। तो उस वक्त भी वहाँ कोई बात, क्योंकि उस वक्त प्रमोद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहाँ तक अप्रोच इंदिरा गांधी जी का टाइम था जी। तो कोई बात हमारी वहाँ जमी नहीं। तो वहाँ से उठ के जब फिर नॉर्थ ब्लॉक गए थे, तो प्रमोद मुखर्जी के नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात हुई। तो उस समय उन्होंने सिगार मुंह में लगा करके वो कुछ डाल रहे थे। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये कुछ मांग रहे हैं कि आपकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली जी। तो मैं उनको काफ़ी कुछ सुना के आया था। मैं डरता नहीं था। उसके बाद फिर मेरी वीपी सिंह जी से मुलाकात हुई, तो मैंने ये सारी बातें जो हैं वीपी सिंह जी से भी करी और उनको समझाई। मैंने समझाया, मुझे ये बताइए हिंजर्स टू हेल्थ क्या है, उस पर क्या ड्यूटी है। उन्होंने कहा ये ड्यूटी है। तो मैंने माथे पे हाथ मार के कहा, मैंने कहा आपके पास इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इतने सारा कुछ है, कोई सेटअप नहीं कर पाए आप लोग। कहने लगा, बलवंत साहब आप ये बताओ कि करें क्या। मैंने कहा साहब इसको उलट दो। खाने पीने वालों ने जो है ना जी 500% भी ड्यूटी कर दोगे ना, तो उन्होंने 4 गुना इससे आपको रेवेन्यू मिलेगी। आपके जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज हैं उसमें सारे जो हैं आपके कूलर चल रहे हैं, उसमें इतनी ह्यूमिडिटी पैदा होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कार्बन आ जाता है, आपके टेलीफोन कनेक्शन कट जाते हैं जी। वहाँ ह्यूमिडिटी को हटाना है, वहाँ एयर कंडीशनिंग बस्ट है। आप कंप्यूटर युग में आना चाहते हो, कंप्यूटर युग 45 डिग्री के बाद काम नहीं करेगा। इसके अंदर जो बायोडाट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो 45 डिग्री के बाद ये काम नहीं करेंगे। तो आपको एयर कंडीशनिंग ज़रूरी है। अगर मैं आपके संसद की गैस निकाल दूं, आप मुझे एफिशिएंसी ऑफ वर्क निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगा। तो उनको ये बातें काफ़ी चुभी। फिर उन्होंने कहा ये क्या करें। मैंने कहा साहब उलट दो, करके देख लो एक दफ़ा, जो भी करना है करके दे लो। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने 50-60% ड्यूटी कम करी थी। फिर 91 में शायद मनमोहन सिंह जी ने ड्यूटी 35% करी, फिर जसवंत सिंह जी ने करी 16%, 8% ड्यूटी। फिर उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, इन्होंने सेलेस लगाए, ड्यूटी कमती बढ़ती होती रही। मकसद ये था कि 165% हमारी एक्साइज ड्यूटी थी, जो एक बड़ी भयंकर, इसमें काफ़ी चोरी होती थी। जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। ये बातें जब उनको समझाई गई तो ये परिवर्तन आया। तो इनको मैंने थोड़ा सा उस वक्त ये भी समझाया कि आप स्मॉल स्केल सेक्टर को उठाना चाहते हो तो इनकी भी आप लिमिट मान दो। जैसे 25 लाख है,
5 लाख है, या जो भी आप ठीक समझो, आप ज्ञानी हो इस मामले में, आप करो। उन्होंने 25 लाख की, 50 लाख की, फिर 1 करोड़ करी, फिर इस तरीके के उसके बाद क्या क्या हुआ वो आपके सबके सामने है, समझे नहीं। तो वो एक्साइज ड्यूटियाँ उन्होंने कम करके फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उठा। उनको समझाने का मकसद ये था कि जितने भी बच्चे ये पढ़ लिख के तैयार होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा लिमिट दे दोगे तो बच्चे अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है डेवलप करेंगे, और उससे आपकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो कवर होगी, बच्चे इस मामले में जो है आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने इस बात को मान करके और ये इन्होंने सब चीज़ें चालू की। ये रिटर्न में तो नहीं दी जा सकती थी, रिटर्न में हमने अनेकों लेटर दिए, इतने झटको दिए। जो वर्बल बातें मैंने उनको इस तरीके से समझाई, उसका प्रभाव उनके जीवन में कैसे उतरा, क्या उतरा, वो आपके सबके सामने है। बस इतना मेरा जीवन रहा है। अब मैं इन चीज़ों से पीछे हट गया हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए। मैं इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे प्रभु ने एक ज्ञान दिया हुआ है कि ये जो सब झगड़ा होता है ना, ये झगड़ा सारा जो होता है माया और इमेज, यस, प्रभु ने मुझे दे रखी है। मैं संतुष्ट हूँ अपने इस परिवार के कार्यशैली पे, अपनी कार्यशैली, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पे संतुष्ट हूँ। मैं 1-2 क्वेश्चन जो हम थोड़ा पूर्व जैसे बात कर रहे थे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय में जैसे हमारे आज कल हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, लोहड़ी, ये सब उधर पाकिस्तान में आज भी दरियागंज में जितने भी मोहम्मडन, जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ मोहम्मडन्स का काफ़ी जमावड़ा है। वहाँ के मोहम्मडन मेरी कार्यशैली और मेरे बातों को ग्रहण करते हैं और समझते हैं, और उनके साथ मेरा इतना प्यार बना हुआ है। जब मैं दुकान से उठ के घूमने जाता हूँ तो मेरे को अपने पास बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं। आज के युग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा इतना बड़ा प्रेम बना हुआ है। आज भी वहाँ के मोहम्मडन है, डेविड स्ट्रीट में भी काफ़ी मोहम्मडन है। मेरे पूरे परिवार के साथ काफ़ी प्यार बना हुआ है उन सबका। वो पार्टीशन से पहले की बात पूछी। नहीं, बहुत इससे एक ये बात भी निकल के आई। हाँ, ये जैसे हम कह रहे हैं कि पहले भी बहुत अच्छा था, जिसका आज भी है उसका आज भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि जब देश का पार्टीशन हुआ तो उसका क्या कारण रहे होंगे, आपने जो जाना? देखिए, ऐसा है, जो हिस्ट्री मैंने सुनी है जी, ये जो नेहरू के टाइम इनका जो परिवार जो रहा जी, इनके आपस में खींच खिंचाव रहा जी, चाहे शेख अब्दुल्ला जी की डिमांड रही नेहरू जी के आगे या इनके परिवार के आगे, इनमें यही सारा मुख्य कारण बना। लियाकत अली और इन्हीं के परिवार, ये खुद भी मोहम्मडन परिवार से, नेहरू परिवार हो चाहिए, जी, 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 ये सब इसी परिवार से जुड़े हों। ये उन्हीं का ये आपस में खींचतान का जो वातावरण बना जिसने बाइफ्रिकेशन का कारण बना, जो मैं समझता हूँ। जी। अब क्या कारण बना है वो आप सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मैं निचोड़ तो यही निकाला। जी, जी, क्योंकि इनके आपसी झगड़े या आपसी खींचतान, आपसी एक दूसरे को देना लेना, अगले की ना सरदार पटेल जी की ना सुनना, गांधी जी की ना सुनना, समझे जी, और जो भी उस वक्त वाजपेयी जी की ना सुनना, अपना दबाव बनाए रखना, इस तरीके की हरकतें करना, एमरजेंसी लगाना, ये उनका सेल्फ जो डिफेंस रहा है वो हमारे देश के लिए नुकसानदायक रहा है। आज के युग में मुझे इससे बड़ी, जैसे हम आज ये इंटरव्यू करने के लिए जहाँ एक आपके परिवार में भी कभी आपकी इस संबंध में कभी बात होती रहती है आपके बच्चों के साथ पार्टीशन के बारे में, वो कितना जानते हैं? जहाँ आपके जनरल साथ चर्चा तो मैं बच्चों से इनको समझाता था, हाँ जी, बताता था कि अपने जीवन में मैंने कैसे कैसे समय बिताया या पिताजी ने कैसे कैसे समय बताया ना। हाँ जी। पिताजी अपने मतलब इतने कर्मशील थे, हाथ कट गया बिल्कुल, जी, जी, उंगलियां तक कट गईं, लेकिन भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी, वो जा करके अपने जरा जो ताया जी थे उनसे अपनी सेटिंग कराई, और आज भी उनका हाथ मजबूत रहा, और वो उसके बाद अपने हाथ से सारे कार्य करते रहे, ऐसे ऐसे मैकेनिकल काम करते रहे जो हमारे लिए अजूबा था, हम नहीं कर सकते थे। अपने घर में पूरे उन्होंने हथियार वगैरह ये सब कुछ रखे हुए, और वो सब अपने हाथ से घर की छोटे मोटा काम सब वो संभालते थे। पैसे की उन्होंने बड़ी बचत की, और वो पैसे की बचत ही आज हमको नॉर्मल जीवन जीने के ऊपर ले आई। ये उनकी उपलब्धियां तो मैं जितनी गिनाऊँ उतनी थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन काटा है दुख का, और अपने भाइयों को भी संभाला, अपने परिवार को भी संभाला, उस वक्त की स्थितियों को भी बहुत सारे संभाला। अप डाउन देखे। जब ये 2 मई 1953 को आग लगी थी, जी, इधर बाबा 75 सिंह जी, इधर जसवंत सिंह,
ये इन्होंने बहुत कोशिश की कि दुकानें फिर दोबारा डेवलप ना हों, लेकिन उसमें भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। गवर्नमेंट से लड़ के, जैसे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों से लड़ के इन्होंने दोबारा वो दुकानें चालू की। फिर उसके बाद जो है ये दुकानें पक्की कराईं। एक घटना और बड़ी ज़बरदस्त रही कि टाउन प्लानर मिस्टर गुप्ता थे, जी तो उस टाइम हमको ये जो हमारी बीच की दुकानें हैं ये नहीं बनने दे रहे थे। इन्होंने ज़बरदस्ती जैसे तैसे गवर्नमेंट से लड़ के दुकानें पक्की सिंगल स्टोरी बनाई। इधर पूरी 5 मंजिल बनी हुई थी, इधर भी बनी हुई थी। तो उसके बाद हमने, पिताजी ने कोशिश की डीडीए में अप्रोच करके कि भाई ये हमें बिल्डिंग ऊपर बनाने दी जाए। तो टाउन प्लानर मिस्टर गुप्ता थे जो इस पे एग्री नहीं होते थे। इत्तेफाक की बात है, मैं 27/21 में रहता था। 27/20 में जनता पार्टी के टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर डीडीए के मिस्टर एमएन भुच आए थे, जी जो 27/20 में रहते थे। उनके माता जी का वो बहुत पहले से रहते थे, ये गुजरात से आए थे। और ये आकर के जब वहाँ एज ए जनरल क्या कहते हैं बने, समझे नहीं, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो इनको एक दिन मैं गाड़ी में इनके बैठ के पहाड़गंज होते हुए इनको वो स्थिति दिखाई। और उस वक़्त उन्होंने टाउन प्लानर को बुला के बिठाया कि तू जा कर के विज़िट करके आ कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ बन सकती है, नहीं बन सकती। मज़े की बात है, उसको कहने के बावजूद पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बिठाया था मुझे। मैंने अपनी सारी बातें उनको समझाई, बताई, प्रूफ दिए कि ये बिल्डिंग इधर बनी है। उसे कोई परवाह नहीं करी। कहने के बावजूद, एमएन भुच जी के कहने के बावजूद भी टाउन प्लानर ने विज़िट नहीं किया। खुद भुच साहब ने विज़िट करके नेक्स्ट मीटिंग में ऑर्डर निकाल दिए। और उसके बाद हम सारे उस पूरे पहाड़गंज इलाके में जो हैं दुकानें बननी शुरू हो गई और सब डेवलप हो गई। अब उसमें बताइए मेरा क्या रहा? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो अपने, लेकिन देखो उस वक्त जो मैंने भुच साहब जी को दिखाया, उन्होंने समझा, उसके बाद सबको जो योग मिल गया। पहाड़गंज दुकान में भी जितने भी दुकानदार ने, उन्होंने मुझे अपने सर आँखों पर बिठाया। वो वक्त भी मैंने देखा है बेटे, मेरे से जितना भी हो सकता था। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये आपसे चीज़ें बात मैंने की करके। हैं। आपका जीवन बहुत स्ट्रगल में रहा, अप डाउन में भी रहा। आपने बहुत इनिशिएट भी किए, बहुत सारा सोसाइटी अब यहाँ 2000 अब 81 में आए, ये हेडमिस्ट्रेस बनी, इनको भी अवार्ड मिले। यहाँ मेरे चांस की बात है, मेरे दरियागंज के मित्र मिस्टर भूपेंद्र भंडारी जी, उनका पूरा परिवार भी यहाँ आ गया, मैं भी यहाँ आ गया। वो भी म्यूनिसिपल काउंसलर रहे हैं। रामकिशन सिंगल जी से भी मिलना हुआ, इनसे भी मिलना हुआ, 2-3 और भी रहे हैं। आज भी मिस्टर रेसे गुप्ता जी से मेरे, मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में अंदर नहीं घुसता, नहीं, बट मैं अपने आप को हमेशा पीछे रखता हूँ। और मैं अपना जो कार्य करना, मेरे मन में जो भी बात आती है वो मैं समर्पित होकर करता हूँ, नहीं तो मैं करता नहीं हूँ। मेरे अंदर ये भावना है। और उसका जो मुझे प्रारब्ध मिला है, मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ जीवन मैंने बिताया है। यहाँ की रामलीला ही शुरू कराई, भारत विकास परिषद से जुड़ा रहा, मुल्तान जोत से भी जुड़ा रहा, मुल्तान सेवा समिति से जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। आज भी जो है हम लोग जो भी कार्यशाली धार्मिक हैं, अब 5 अप्रैल को हमारी हिंदू महासभा झूलेलाल मंदिर में है, वो भी अटेंड करनी है, उनका भी न्योता आया हुआ है। वहाँ भी वो, और यहाँ की जो सीनियर सिटीज़न की मीटिंग है, उनमें हम दोनों मियाँ बीवी को भजन गाने के लिए बुलाया जाता है, तो हम भजन भी गाते हैं दोनों मियाँ बीवी बैठ करके। अब इसी तरीके हम लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं। सर, अंत में मैं कहूँगा कि आप आज की जो यंग जनरेशन है, जैसे ये बंटवारा हुआ, उसके जो कारण रहे, उनसे क्या सीखें? मतलब उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में क्या चीज़ अपनानी चाहिए? जो इस समय मोदी जी सब विकास के बारे में बात करते हैं, सबसे प्रेम रखने का भाव रखते हैं, मेरे अंदर भी वही भाव आता है कि हम इंसानियत में जिएं। जी बिल्कुल। उस वक्त अगर ये इंसानियत होती तो ये बंटवारे ना होते, ये मेरी माया ना होती, मेरी तेरी ना होती, तो ये बंटवारे ना होते। मैं सब आज की जनरेशन से यही अनुरोध करता हूँ कि भाई अपने जीवन को, इंसानियत को ऊपर रखते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए, अपना धर्म निभाते हुए, अपने प्रति
माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन को शाम की तरह से निकालते हुए प्रभु के हवाले कर दो। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। ये निचोड़ है ज़िंदगी का। यही आज मेरी हमारी बात श्री दयानंद बाबलानी जी से हुई। बहुत अच्छी वार्तालाप रही ये सारी। इन्होंने देश के बंटवारे के बारे में, उस समय की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में, और कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके मतलब इनके पिताश्री वहाँ से अपना, उनका वहाँ पे भी बहुत अच्छा सेटअप था, वो बिजनेस को छोड़ के वो कैसे भारत आए और कैसे स्ट्रगल किया। यहाँ भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपने आप को स्थापित किया और सामाजिक कार्य भी किए। इनकी लाइफ हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। इन्होंने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं इस के रचना क्या कह सकता हूँ आपको, समझे। और इसी के साथ ही मैं हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री जगेश जी और पार्टी CIPS के चेयरमैन प्रोफेसर रवि टेक चंदानी जी, डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी और जॉइंट डायरेक्टर ज्योति तेहरान जी एंड टेक्निकल असिस्टेंट गुरजीत सिंह जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सहयोग के साथ ये सारी इंटरव्यू मुकम्मल हो सकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।